चलिए जुड़िए बच्चे आप लोग। और आज थोड़ा सा अलग हट करके सेट है, क्योंकि ये बहुत लाजवाब सेट है और मैं आपको एवं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ आपको। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाला किस्म कौन है। तो बच्चे कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है और उसके बाद लिग्नाइट होता है बच्चे। तो एंथ्रासाइट होता है और पिट होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें पिट है नहीं तो ये एंथ्रासाइट होगा। और ये देखिए ये एंथ्रासाइट में जो है लगभग, ठीक है, एंथ्रासाइट में लगभग आपको, ठीक है, 93 से 95% कार्बन होता है और लिग्नाइट में लगभग आपको 64 से 66% या कहीं कहीं 75% के आसपास भी रहता है। तो 64 से 66% इसमें क्या होगा? कार्बन होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल, ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पर। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल, ठीक है, आपको डायल बॉक्स खोलना है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी का उपयोग करते हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी हो जाएगा। ये खोलेंगे हम लोग बच्चे, ठीक है, शॉर्टकट पेस्ट डायलॉग होगा। चलिए भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में बराबर खोला गया। ये देखिए ये भारत का पहला, ठीक है, आपको क्या है तो ऊर्जा रिएक्टर। देखिए भारत का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए कि भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला अगर बोलेंगे पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो पहला परमाणु रिएक्टर बच्चे याद रखना है इसको, तो ये अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। याद रखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। और अभी तारापुर, आपको तारापुर अगर बात करें, ये अप्सरा क्या है बच्चे? तो ये अनुसंधान रिएक्टर है। और भारत का आपको अगर बात करें ऊर्जा रिएक्टर की, तो ऊर्जा रिएक्टर, पहला ऊर्जा रिएक्टर कौन है भारत का? तो पहला ऊर्जा रिएक्टर तारापुर है। पहला ऊर्जा रिएक्टर ये कहाँ पर है? तो ये तारापुर में है बच्चे, तारापुर में। ऐसे जितना भी यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारापुर, तो बच्चे ये आ गया अप्सरा, यहाँ पर होगा। ऐसे ध्रुव और ध्रुव क्या है? तो ये भी आपको क्या है? तो आपका कौन सा रिएक्टर है बच्चे? ध्रुव हो गया। पूर्णिमा, ठीक है, ध्रुव पूर्णिमा और ध्रुव हो गया, पूर्णिमा और अप्सरा और कुडानुकूलम, ये एकदम याद रखना है, कुडानुकूलम। ये सभी जो हैं ये अनुसंधान रिएक्टर हैं। और बच्चे भारत का जो परमाणु रिएक्टर है, कुल कितने परमाणु रिएक्टर भारत में? तो भारत में कुल ऊर्जा रिएक्टर की बात करेंगे, ये विस्तार से मैंने पढ़ाया। भारत में ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं? तो भारत में ऊर्जा रिएक्टर कुल मिलाकर के 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं, जो अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, क्या है, अवस्थित है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अब देखिए ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ध्वनि की निम्नतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है 20 हर्ज है बच्चे। मनुष्य का श्रव्यता सीमा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज है। और बच्चे इस ध्वनि को मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों को, ठीक, एक नेटवर्क जो कि अपेक्षाकृत छोटा स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? देखिए बच्चे सबसे नीचे जो, ठीक है, नेटवर्क होता है वो होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उससे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? तो लैन होता है। उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? तो बच्चे लैन के बाद, ठीक है, मैन आता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। उसके ऊपर क्या होता है? तो वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पैन, लैन, मैन और वैन, पैन, लैन, मैन और वैन ध्यान में रखना बेटा, वैन ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या होगा? तो सबसे जो छोटा वाला होगा यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ग्लोबल नेटवर्क की बात करेंगे तो इसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट कहा जाता है। बच्चे इंटरनेट का जन्मदाता कौन था? तो इंटरनेट का जन्मदाता आपको याद रखिएगा, जन्मदाता कौन था? तो इंटरनेट का जन्मदाता, ठीक है, आपको याद रखना है, विंट सर्फ को कहा जाता है। विंट सर्फ को कहते हैं, ये बातें याद रखिएगा, विंट सर्फ को कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम, ये मैंने आपको पढ़ाया बच्चे। 10% का नियम किसने दिया था? तो लेंडमान ने दिया था, लेंडमान ने। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? तो बच्चे वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, एकदम याद रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था बेटा? तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, आपको
किसका सिद्धांत दिया था? तो आप सभी बच्चों को पता है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ध्यान में रखिए बेटा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देने का काम किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चे, इसीलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं एकदम। बीपीएससी के लिए ये है तबस्सुम जी, ठीक है, काका तबस्सुम जी एकदम बीपीएससी के लिए है। क्या दिक्कत है बीपीएससी में? ठीक है, चलिए जरा इसको बताइए आप लोग। ये मैंने आपको पढ़ाया है उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक दो सेट इसका करवा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और वो स्लाइड आज बन जाएगा सारा, ठीक है, आपको 30 तक स्लाइड बन जाएगा, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए बेटा, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? तो ये आपको याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एकदम कहा तबस्सुम जी, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय होता है, एकदम याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड बेटा अम्लीय होता है, एकदम याद रखिएगा, अम्लीय अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और बच्चे एल्युमिनियम याद रखना है, एल्युमिनियम, ठीक है, और आपका जिंक और आपका लेड, ये सभी के ऑक्साइड क्या होते हैं? के ऑक्साइड एकदम ध्यान में रखिएगा, के ऑक्साइड होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी होता है, एकदम याद रखना बेटा, उभयधर्मी होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड आपका उभयधर्मी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है याद रखिएगा, यह आपको, ठीक है, अम्लीय होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है? तो ये P2O5 बोलते हैं, और ये भी आपको क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल के दौरान, ये मैंने आपको पढ़ाया है, एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है बच्चे, एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता था। आपको मैंने बताया कि देखिए दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय और अवायवीय। और बच्चे अवायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में, ठीक है, आपको अंतिम उत्पाद CO2 प्लस क्या होगा? H2O प्लस क्या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होगा? तो इथेनॉल उत्पन्न होता है, इथेनॉल। और बच्चे यहाँ केवल और केवल 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये देखिए मैंने बताया, पहले लैक्टिक एसिड टूटेगा, फिर लैक्टिक एसिड टूटने के बाद, ठीक है, आपको क्या होगा? तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या आपको इथेनॉल का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड हमारे जो है मांसपेशियों में वो दर्द का अनुभव कराता है। तो यहाँ देखिए मांसपेशियों में ऑक्सी श्वसन, गलत बात है, मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन क्रियाएं होती हैं, अनोक्सी श्वसन क्रिया होता है। हाँ एकदम, क्यों नहीं मिल जाएगा सर? इंग्लिश में भी बोलिएगा सर, एकदम बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में भी बोलेंगे। इथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, यानी इथेनॉल किसके द्वारा निर्मित होता है? इथेनॉल इज, ठीक है, फॉर्म्ड इन विच प्रोसेस बच्चे? तो ये ध्यान में रखिएगा, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है बच्चे? तिलचट्टा, तिलचट्टा को क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच जो है, कॉकरोच का क्या है? तो आपको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ध्यान में रखिए बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका बात कर रहे हैं? तो ये आपको एकदम याद रखना है। सबसे पहले देखिए बेटा, ये याद रखिएगा, ठीक है, तबस्सुम जी एकदम देखिए, फ्लेम सेल्स किसका होता है? तो फ्लेम सेल्स जो होता है उत्सर्जक अंग है बच्चे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से अलग अलग जानवरों का। फ्लेम सेल्स किस में होगा? तो ये प्लेटी हेलमिंथस में, प्लेटी हेलमिंथस में होता है, हेलमिंथस में फ्लेम सेल्स होता है, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? तो उसके बाद आपको याद रखना है, प्लेटी हेलमिंथस होता है। रेनेट सेल्स किस में होता है? एस्केलेमेंथिस में। रेनेट सेल्स बच्चे, रेनेट सेल्स, ये भी बीपीएससी कई बार पूछा है। रेनेट सेल्स ये किस में होगा? तो एस्केलेमेंथिस में, एस्केलेमेंथस में होता है, मैंने पढ़ाया बेटा, एस्केलेमेंथिस में। फिर देखिए आपको किसमें? तो बच्चे आपको नेफ्रेडिया किसमें होगा? एनालिडा में, एनालिडा में नेफ्रेडिया होता है। नेफ्रेडिया किसमें होगा? कॉकरोच वगैरह बोलते हैं इसमें बच्चे, केचुआ वगैरह में नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया किसमें होगा? एनालिडा वर्ग में, एनालिडा वर्ग में होता है, एनालिडा वर्ग में आपको नेफ्रेडिया होगा। फिर क्या आते हैं? तो बच्चे फिर आइए आप, ठीक है, किसमें? तो केवर का अंग किसमें होगा? मोलस्का में, केवर्स ऑर्गन, केवर्स ऑर्गन, केवर्स ऑर्गन बच्चे ये किसमें होता है? तो मोलस्का में होता है, मोलस्का में, मोलस्का में होता है। ध्यान में रखिएगा, मोलस्का में क्या होगा? केवर्स ऑर्गन होगा, केवर्स ऑर्गन होगा। और कीट वर्ग में क्या होता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होता है बच्चे। कीट वर्ग में क्या होगा? इंसेक्ट, इंसेक्ट ग्रुप्स जो है उसमें क्या होगा? इंसेक्ट्स में मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, मल्पिगियन, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, एकदम याद रखिएगा, ट्यूब्यूल्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, याद रखना है। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथस
किस में होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। रेनेट सेल्स आपको स्क्लेमेंथिस में होगा, नेफ्रेडिया एनेलिडा में होगा, केबर्स ऑर्गन मोलस्का में होता है, केबर्स ऑर्गन मोलस्का में होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कोक्सल ग्रंथियां, कोक्सल ऑर्गन्स बच्चे, कोक्सल ग्रंथियां या कोक्सल ग्लैंड्स ये किस में होता है? कर्टेशियंस में होता है। कोक्सल ग्लैंड्स ये किस में होगा? तो बच्चे ये कर्टेशियंस में होता है, कर्टेशियंस में ये होता है। ये ध्यान में आपको रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कितने मेगावाट? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हो गया, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हो गया, याद रखना बेटा। अब देखिए कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता है बच्चे। आपको पता है कि 1 बाइट बराबर क्या होता है? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, याद रखना है। और ठीक है, ठीक है, निबल बराबर क्या होता है? तो 3 बिट होता है। निबल बराबर होगा 3 बिट, याद रखना बेटा। एक निबल बराबर होता है 3 बिट होता है, 3 बिट होता है, एकदम याद रखिएगा, 3 बिट्स होगा। और बच्चे ठीक है, 1 किलो बाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट्स होता है। और ठीक है, एक आपको क्या होगा? मेगाबाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 किलो बाइट होता है, किलो बाइट होता है। और ठीक है, आपको मेगा के बाद क्या होगा बच्चे? गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है। और बच्चे ठीक है, एक आपको एक जो है आपको टेराबाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 ठीक है, क्या होगा? गीगाबाइट होगा। एक पेटाबाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 क्या होगा? टेराबाइट होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे सुपर कंप्यूटर की क्षमता किसमें मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मापने के लिए सुपर कंप्यूटर की क्षमता हम मापते हैं किसमें? क्षमता मापते हैं, ध्यान में रखिएगा, मापते हैं किसमें? तो मापते हैं, ध्यान में रखना है, फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं, ऑपरेशंस पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, 1 गीगा कितने मेगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होगा, यानी 1024 हो जाएगा आंसर बेटा। तो ये ध्यान में आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है बच्चे। निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगी? अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम, बीपीएससी ने कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। पीएच बराबर क्या होता है? तो पीएच बराबर होता है बेटा क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, ये देखिए लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है पीएच का मान, यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उसका पीएच अधिक होगा, याद रखिएगा। यानी सबसे अधिक, ठीक है, आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है इसमें सबसे कम होगा, इसमें उसके बाद होगा, उसके बाद इसमें सबसे अधिक किसमें होगा? तो जिसका पीएच मान कम है, यानी पीएच मान कम, H प्लस आयन की सांद्रता अधिक और अम्लीयता अधिक होगी बेटा, अम्लीयता अधिक होगी, ध्यान में रखना है। अम्लीयता क्या होगी? तो अधिक होगी। और पीएच मान अगर कम होगा और आपको H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो कम, पीएच मान क्या होगा? अधिक होगा, तो आपको H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी बेटा, घट जाएगी। और आपको पता है कि ये क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा। चलिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर है बच्चे? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, आपको पता है श्रीहरिकोटा से हम लोग क्या करते हैं? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहां से अंतरिक्षों को, ठीक है, हम भेजते हैं बच्चे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, याद रखना है, धवन अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र यहां स्थित है। और यहीं से आप क्या करते हैं? तो भेजते हैं, अंतरिक्ष केंद्र है बेटा, और यहीं से हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, याद रखना बेटा, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। और बच्चे इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ठीक है, ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है, ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो है, इसरो के प्रावधान से इसका प्रारंभ किया गया है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, बार बार पूछेगा आपसे। चलिए, अलैंगिक प्रजनन, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भले ही एनटीपीसी का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है आपको इसमें। अलैंगिक प्रजनन जैसे कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित
हो जाती है बच्चे, ठीक है, होकर प्रजनन करता है। आप लोग बताइए किस प्रकार का प्रजनन होगा ये। तो मैंने कहा है कि देखिए आपका जो अमीबा है इसमें कुटपाद पाए जाते हैं। अमीबा जो है वह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और बच्चे इसमें क्या होगा, ये एक मतलब यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है और ये बाइनरी फिशन होता है, यानी बाइनरी विखंडन इसमें होता है और ये दो भाग में टूट जाता है। बच्चे मैंने कहा है कि आपको, ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, आपके हाइड्रा में क्या होगा, तो हाइड्रा में याद रखना बेटा, हाइड्रा में ठीक है मुकुलन होता है, मुकुलन बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और बच्चे फिर हम बात कर रहे हैं किस पर, तो बात कीजिए प्लाज्मोडियम पर ये कैसे आपको करेगा, ठीक है, आपका विखंडन। तो बच्चे ये जो है ये क्या करता है, बहुविखंडन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन यानी बहुत बार ये टूटता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा यह विखंडन करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा बच्चे, ठीक है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको एकदम केयर पूर्वक ध्यान देकर के पढ़ना है बच्चे। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, क्लेडम, क्लेमाइडोमोनस और ईस्ट सब में क्या होता है, तो द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिशन होगा। चल बेटा आगे देखते हैं। डिजिटल दिशा के कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा, ठीक है, हस्ताक्षरित, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ठीक है, किसके साथ है बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ है, तो भारत सरकार ने एडोब के साथ, ठीक है, किया था ये बच्चे, अटल इनोवेशन मिशन का को शुरू किया था। चल दाब की एसआई इकाई क्या है, देखिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, दाब की कौन कौन सी इकाई होगी, तो दाब की बहुत सारी इकाइयां होती है। पहला इकाई केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान में रखिए बेटा, एक बार बीपीएससी ने ये पूछा था और बच्चों ने गलत बना करके आया था बच्चे। तो दूसरा क्या हुआ, तो बच्चे ये बार हो गया। तीसरा क्या हुआ, तो बच्चे ये पास्कल हो गया। चौथा क्या होगा, तो बच्चे ये एटमॉस्फेयर होगा। पांचवा क्या होगा, तो मिलीमीटर ऑफ एचजी, या आपको सेंटीमीटर ऑफ एचजी, या आपको मीटर ऑफ एचजी हो गया। और क्या होगा बच्चे, तो एक और ले लीजिए टॉर ले लीजिए टॉर, और एक और ले लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लीजिए। तो बच्चे इतने यूनिट होते हैं। अब यहां से कन्वर्सन आपको ध्यान में रखना है, मैंने पढ़ाया आपको कई बार पढ़ाया है। तो यहां देखिए क्या होगा आंसर, ठीक है, पास्कल होगा। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ध्यान में रखिए बेटा, एसआई मात्रक है किसका, विद्युत धारा का। और ठीक है बच्चे स्टेरेडियन जो है ये क्या होगा, तो ठोस कोण का मात्रक है, और रेडियन क्या है, तो ये समतल कोण का मात्रक होता है, ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सा लेड का अयस्क है, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, लेड का कौन अयस्क है, तो बच्चे लेड का अयस्क गैलेना होता है, गैलेना, और इसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। बच्चे लेड जो है याद रखिए पीबी लेड होता है, और इसका परमाणु संख्या 82 होता है। ये 14वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व होता है, ध्यान में रखना बेटा, 14वें वर्ग का तत्व है लेड जो है, ठीक है। लेड पीबीओ को हम लिथार्ज कहते हैं, लिथार्ज कहा जाता है बच्चे, लिथार्ज कहा जाता है। इसका उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। पायरोलुसाइट याद रखना बेटा, ये MnO2 है, मैग्नीज का अयस्क है, मैग्नीज का अयस्क है बच्चे। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, फार्मूला Al2O3 × 2s2 होता है, 2s2 होता है बच्चे मेरे। लिमोनाइट जो है, लेमोनाइट जो है ये क्या होगा, Fe2O3 लोहा का अयस्क है, × 2s2 होता है। तो ध्यान में रखिएगा लोहा का अयस्क हो गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है बच्चे, ठीक है। चलिए 15 का बी, मुझे पता नहीं 15 का क्या था। सीपीयू की गति को किसमें मापते हैं, तो बच्चे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, याद रखना है सेंट्रल, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू की गति को जनरली, ठीक है बच्चे, हॉर्स पावर से क्या मापते हैं, तो ये शक्ति मापते हैं, शक्ति मापते हैं, और ये मशीनों की शक्ति मापी जाती है। और एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वॉट होता है, 746 वॉट होता है। लक्स के द्वारा हम प्रतिदीप्ति घनत्व मापते हैं, प्रतिदीप्ति घनत्व को मेजर किया जाता है, प्रतिदीप्ति घनत्व मापते हैं, प्रतिदीप्ति घनत्व मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और बच्चे बिट्स प्रति सेकेंड, ठीक है, बिट्स प्रति सेकेंड यानी आपको ये देखिए, यानी आपको जो ट्रांसमिशन रेट होता है कंप्यूटर में वो बिट्स पर सेकेंड होता है, बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिशन रेट। देखिएगा कि जब आप डाउनलोड या अपलोड कीजिएगा तो ये ट्रांसमिशन प्रति सेकेंड के दर से ये मेजर्ड होता है। लेकिन सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं बेटा, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। डाउनलोड या अपलोडिंग के
स्पीड को बिट्स प्रति सेकेंड में मेजर किया जाता है, लेकिन आपको सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? नाग को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं। पृथ्वी, बच्चे पृथ्वी जो है ये क्या है? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इसका रेंज जो है वो कितना है? तो 150 किलोमीटर से बच्चे ये 450 किलोमीटर होता है। ध्यान में रखिएगा। आकाश जो है, आकाश क्या हुआ? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल जो है ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखनी है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आकाश का रेंज जो है 1 से 30 किलोमीटर होता है, और आपको त्रिशूल का रेंज जो है 1 से 12 किलोमीटर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो काकरापारा गुजरात में स्थित है। तमिलनाडु में क्या है बच्चे? तो तमिलनाडु में याद रखिएगा, ठीक है, चेन्नई है। और क्या है बच्चे? तो आपको चेन्नई है, और यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काकरापारा, ठीक है, काकरापारा गुजरात में। तमिलनाडु में क्या है? तो चेन्नई है, और यहां पर एक और है बच्चे, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, कर्नाटक में क्या है? कैगा कर्नाटक में होता है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कलपक्कम बच्चे, वही मैं याद कर रहा था, कलपक्कम तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम, ठीक है, परमाणु केंद्र अवस्थित है। याद रखना, भारत में कुल मिलाकर के कितने हैं? तो बच्चे, ठीक है, 7 स्थानों पर। कितने स्थान? 7 स्थान पर, ठीक है। आपको कितने? तो 20 नाभिकीय रिएक्टर अवस्थित है, 20 नाभिकीय रिएक्टर हैं। 7 स्थानों पर 20 नाभिकीय रिएक्टर हैं बच्चे, नाभिकीय रिएक्टर अवस्थित हैं। कहां पर? तो आपको भारत में, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 7 स्थान पर, ठीक है, 20 नाभिकीय रिएक्टर अवस्थित हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो ये 0 केल्विन होता है, और इसे परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। और बच्चे ये 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और वह तापमान जहां पर सभी गैसों का सभी गुण समाप्त हो जाएगा, गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, ये बराबर पूछता है। तो एक बार इसका थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है बेटा। तो बाइट शब्द किसने गढ़ा था? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 बिट। अभी तुरंत मैंने बताया था बच्चे, यहां से देखिए कैसे छाटेंगे। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापकों में से थे, जिनकी मृत्यु, ठीक है, कुछ दिन पहले हुई थी। लैरी पेज, गूगल, बच्चे गूगल आप जानते होंगे, लैरी पेज, गूगल। विंट सर्फ, इंटरनेट के जन्मदाता। देखिए मैंने छांट दिया आपको। अब बताइए आप लोग, इंटरनेट के जन्मदाता विंट सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट के जन्मदाता किसको कहते हैं? तो विंट सर्फ को कहा जाता है। तो क्या बचा यहां पर? वर्नर बुखोज ने बाइट शब्द दिया था। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है बच्चे। बाइट शब्द किसने दिया था? तो वर्नर बुखोज ने दिया था। हम लोग दिन में 20 बार यूज करते हैं, इतना बाइट उतना बाइट। तो बार बार आपसे याद रखना है कि स्टीव जॉब्स एप्पल, लैरी पेज गूगल, ठीक है, आपको विंट सर्फ जो है इंटरनेट के जन्मदाता हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। बच्चे बोन मेरो जो है, बोन मेरो यह मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए, मानव की रीढ़ की हड्डियों में 28 कशेरुक होते हैं। बच्चे मानव की रीढ़ की हड्डी में हम बताए थे आपको कि कुल मिलाकर के 31 कशेरुक होते हैं। कितने? 31 कशेरुक होते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। कितने हैं? तो 31 कशेरुक होते हैं, तो ये गलत हो गया आपको। और अगर बात करें मध्य कर्ण में, ठीक है, मौजूद स्टेप्स, कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, एकदम सही है, क्योंकि आपको मैंने कान भी पढ़ाया है। कान में मेलस, इनकस और स्टेप्स होता है। स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग है। बच्चे आज भी सुबह में मैंने बताया कि सिकम के पास में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत में, तो ये भी सही है बेटा। तो गलत कौन हो गया? तो आपको बी नंबर आपका गलत हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, 28 कशेरुक नहीं होते हैं बच्चे, ध्यान में एकदम याद रखना है इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजर सकता है? तो बच्चे आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है?
ठोस से सीधे गैस में बदलना, और ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठोस से सीधे किस में बदलना, गैस में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जब गैस में बदलते हैं तो किसको किसको बदल देंगे, तो आयोडीन को, किसको किसको बदलेंगे, तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको किसको बदलेंगे, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस बेटा, ठीक है, आपको ड्राई आइस कहते हैं हम लोग। उसके बाद बेंजीन को, उसके बाद कपूर को, उसके बाद नेफ्थलीन को, उसके बाद क्या, नेफ्थलीन को, उसके बाद आपको पता है कि बच्चे, ठीक है, ये देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आयोडीन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस है बच्चे, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, तो गन्ना शर्करा, आज भी सुबह में मैंने बताया गन्ना शर्करा कहते हैं, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन किसका अपरूप होता है, फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप होता है बच्चे। आपको पता है कार्बन जो है C60 को हम फ्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं, और इसे हम याद रखिएगा फ्लोरीन कहते हैं, और इसे हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है बच्चे, फ्लोरीन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है आपको पता है कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। और बच्चे ये सॉकर बॉल के समान संरचना होता है, सॉकर बॉल, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसको फ्लोरीन कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर होता है, और ये कार्बन का अपरूप होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, सुपर कंप्यूटर 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था बच्चे। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ध्यान में रखिए बेटा, सुपर कंप्यूटर है। और अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएं तो आपको पता होगा कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो क्रे 1 था बच्चे, क्रे 1 था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो बच्चे भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता फादर इन इंडिया, किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहते हैं, तो ये वैज्ञानिक का नाम है क्या बच्चे, ये वैज्ञानिक का नाम है क्या, तो आप जानते होंगे, ठीक है, विजय भटकर पंडुकर बच्चे, विजय भटकर पंडुकर, याद रखना है, पंडुकर ये नाम है इनका। और बच्चे विश्व में आपको जो है सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, सेमन क्रे को, याद रखिएगा, सेमन क्रे को कहा जाता है, सेमन क्रे को कहा जाता है बच्चे, क्या, तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता। जरा यहां देखिए, ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर परम जो है, परम 8000 का विमोचन कब किया गया था, तो सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किया गया था 1991 में, 1991 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको सीडेक कंपनी है, पुणे, सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था बच्चे, जो पुणे में स्थित है। कहां पर स्थित है, पुणे में। सर असाइनमेंट ग्रुप में डाउट्स क्वेश्चन सेंड करते हैं तो उसका आंसर नहीं मिलता है, अगर आप डाउट क्वेश्चन सेंड करती हैं तो सब मिल जाएगा। साइंस बीपीएससी, प्रियंका सुमन जी, साइंस बीपीएससी का क्वेश्चन जो है वो इतना हाई लेवल है, ठीक है, कि जो बना करके आप जो है पगला जाइएगा, इसीलिए उसको बनाइए नहीं, ठीक है। साइंस बीपीएससी का क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व कर दिया है, और बच्चे वो बहुत टफ है, इसीलिए उसके फेर में मत पड़िए, ठीक है, उसके फेर में पढ़िएगा तो बेकार हो जाइएगा, इसलिए ठीक है, जो आप पढ़ रही हैं उसको पढ़ते रहिए और एग्जाम दीजिए, और एग्जाम के बाद बोलिएगा क्या क्या हुआ। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, चेचक का टीका, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस ये अलेक्जेंडर, ठीक है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, सही है। टेलीफोन, ये देखिए टेलीफोन जॉन लेगी बेयर्ड, कह रहा है कि आपको चेचक का टीका, यहां देखिए ये गड़बड़ हमको लग रहा है, चेचक का टीका, ध्यान में रखिए बेटा, चेचक का टीका का निर्माण किसने किया था, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, सही है, ठीक है। और आपको टेलीफोन का निर्माण किसने किया था, तो देखिए जेएल बेयर्ड जो है, जेएल बेयर्ड इन्होंने टीवी का निर्माण किया था, टीवी, ये सही है बेटा, एडवर्ड जेनर सही है, हमको लगा कोच बैक्टीरिया है। तो टेलीफोन का निर्माण किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने, ठीक है, ये आंसर हो गया डी नंबर। तो एकदम लाजवाब है। चलिए इनमें से किसे परमाणु की संरचना उनसे निकलने वाली विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देख बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये निल्स बोर को, क्योंकि बोर ने आपको, मैंने पढ़ाया आपको, ये किसका अस्थैतिक कक्षा का सिद्धांत दिया था, अस्थैतिक कक्षा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कक्षा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था, नाभिक का सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने।
और रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, तो कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अच्छी बात है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? अकशेरुकी मतलब क्या हुआ कि ऐसा जीव जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं हो। बच्चे रीढ़ की हड्डी नहीं हो, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चे ऑर्थोपोडा में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सरीसृप में होता है, स्तनधारी में होता है, मछली में होता है। ये भी मैंने कॉर डेटा, पूरा कॉर डेटा बताया है बच्चा, तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं ये बोला कि 9th 10th का जो साइंस आया है, ठीक है, बीपीएससी टीचर वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको किसका है? तो बच्चे वो आईआईटी जेम का क्वेश्चन है। ठीक है, उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप नहीं बनाएंगे बीपीएससी 9th 10th का क्वेश्चन, मत बनाइए। ठीक है, बनाने से आप क्या होगा, दिग्भ्रमित हो जाइएगा। एक भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको न तो पूछेगा न तो उससे कोई संबंधित बातें, इसीलिए मैंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होता है? मैंने बेटा पानी जैसे ही आता है तो मैं 3 बातें आपको बताता रहता हूं। पानी में कौन सा बंधन होता है? तो पानी में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर पानी क्या होता है? सर्वात्रिक विलायक है बच्चे। सर्वात्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सर्वात्रिक विलायक है पानी, ध्यान में रखिएगा, सर्वात्रिक विलायक है पानी। और पानी में क्या होगा? तो पानी में याद रखना बेटा, ठीक है, पानी सर्वात्रिक विलायक है। पानी में क्या होता है? तो पानी में आपको एकदम ध्यान में रखना है कि इसका, ये देखिए, ये H+ आयन है और वो H- आयन यहां पर चला गया, तो ये पानी में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या होगा? अधिक होगा। द्विध्रुव आघूर्ण इसके अधिक होते हैं, आघूर्ण क्या होगा? अधिक होगा, जिसके कारण ये क्या होगा? तो बच्चे सर्वात्रिक विलायक है। पानी का क्वथनांक अधिक होता है, इसका मुख्य कारण है, ठीक है, आपको सर्वाधिक क्या हो? क्वथनांक होता है बच्चे, क्वथनांक होता है। पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण यह सर्वाधिक क्या है? तो आपको इसका क्वथनांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो ये सब बातें याद रखिए। और जब भी जल की बात करेंगे तो जल का संरचना वेंट शेप होता है बच्चे। यहाँ देखिए, ओ ले लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए, वेंट शेप का आकार होता है, किसका? तो जल का। और जल का ये कितना हो जाएगा? तो 18 U होगा। कैसे बेटा? तो H2O, तो H का हो गया 1 × 2 + 16, 16 2 कितना? 18। ठीक है, क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी आते हैं? तो बच्चे पक्षी क्या है? उष्ण बताते हैं, उष्ण रक्त वाले प्राणी है बच्चे पक्षी। आपको, ठीक है, आपको क्या होता है? तो इसका जो ब्लड होता है वह वार्म ब्लडेड एनिमल होता है पक्षी में। ठीक है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में 4 चैम्बर होता है, हृदय में 4 चैम्बर होता है बेटा, 4 चैम्बर होता है, एकदम याद रखिएगा। 4 चैम्बर हार्ट में होगा। पक्षी के जो, ठीक है, हड्डियां होती है वो खोखली होती हैं, जिसके कारण वह उड़ने में सहायता करता है। मत्स्य में क्या होगा? तो 2 चैम्बर होगा। हार्ट में कितना चैम्बर? तो 2 चैम्बर होता है बेटा, तो एकदम ध्यान में रखना है। हाँ, एकदम सही है सर, धीरे धीरे पढ़ाइए ना, धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं बेटा। एकदम सही है, हम कर देंगे बेटा। ठीक है, अपलोड तो होता ही होता है, आज केवल अपलोड नहीं हुआ है, तो अभी मैं अपलोड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको कल मॉर्निंग में मैं 4 सेट करवाऊंगा बच्चे, 4 सेट करवाऊंगा, 8 9 10 11, कम से कम 4 सेट आप लोग बना करके रखिएगा। ठीक है, किसका? स्पेशल साइंस सेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, उभयचर के बारे में बता दीजिए। तो उभयचर बेटा एम्फीबियंस होता है, और एम्फीबियंस होता है यानी, ठीक है, आपको स्थल और जल दोनों में रहेगा, स्थल और जल में दोनों में रहेगा बच्चे उभयचर। और इसमें हृदय में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। जैसे आपको मेढक क्या हुआ? आपको ये है, हाँ, 25 को वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब कुछ वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, फुल एंड टेस्ट तो ऑलरेडी चल ही रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? सरीसृप में सर, सरीसृप में क्या यार, ठीक है, सब पढ़ाया है मैंने आपको,
सरीसृप में जंतु जगत और पादप जगत देखिएगा पूरा मैंने पढ़ा है, 3 होता है। सरीसृप में 3 हर्ट में चैम्बर होता है, सरीसृप और उभयचर में बराबर हर्ट के चैम्बर होते हैं। जिसका रिजल्ट ग्रुप में दिया है, वीडियो कैसे रहेगा, 25 तक ही वीडियो रहेगा आपको, उसके बाद वैलिडिटी खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।